मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इन्वायरमेंटल सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। लास्ट वीडियोस में हम लोग देखे थे एटलीस्ट 65 क्वेश्चंस को देख चुके थे। आज हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से बेस्ड होंगे। ये क्वेश्चंस आंसर वेरी इंपॉर्टेंट और सजेस्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम फॉर डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट 2022 जो कि 10 दिसंबर को होने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज और अपकमिंग वीडियोस। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे नोट्स स्लाइड्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और मेरे पेड ग्रुप को भी आप और मेरे पेड कोर्स को भी खरीद सकते हैं जहाँ पे बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट के लिए एक कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है और अपने प्रिपरेशंस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। क्वेश्चंस नंबर 66 वेरी इंपॉर्टेंट। 66 नंबर क्वेश्चंस है, who is associated with the Chipko movement? Okay, who is associated with the Chipko movement? ये 4 ऑप्शन है। ये चारों में से कौन एक ऐसा पर्सनालिटी है जो चिपको मूवमेंट से एसोसिएट है? ऑप्शन नंबर 1 सलीम अली, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी रैचल कैरसन्स या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दूं। चिपको मूवमेंट जो हुआ था ये आपको नॉर्थ इंडिया के एक स्टेट है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में ये हुआ था। ओके, वहाँ पे एक चमोली नाम का डिस्ट्रिक्ट है, चमोली नाम का डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ये प्लान किया था कि बहुत सारे मतलब कि प्लांट्स को डिफोरेस्टेशन को करके वहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाना था। बट वहाँ के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के जो गांव के जो लोग थे, वहाँ के लोगों ने क्या किया कि इस पेड़ पे आकर के ऐसे आकर के चिपक गए। ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट और ये हुआ था 1973 में। और इस मूवमेंट के जो लीडिंग जो पर्सनालिटी है उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरलाल बहुगुणा। और सलीम अली, ये इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, और इनके नाम से एक नेशनल पार्क है जो कि है गोवा में। ओके, सलीम अली नेशनल पार्क गोवा में। और इन्हीं के नाम से, सलीम अली के नाम से एक सेंचुरी है जो कि आपको है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट दिस मूवमेंट और ये 4 ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ईयर साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क? किस साल साइलेंट वैली को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1982, ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन नंबर सी 1988 या ऑप्शन नंबर डी 1992। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1984। ओके, सबसे पहले बता दिया जाए कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो याद रखिएगा आप लोग केरला में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, केरला। इसका नाम साइलेंट वैली क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो वैली है बहुत सारे माउंटेन्स के आसपास में घिरा हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक खास किस्म का एक मतलब कि इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट जिसका नाम है सिकाडा। सिकाडा। ओके, तो ये सिकाडा आप लोग रात में कभी सुने होंगे, किट 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 या किर ऐसे करके आवाज आता है। ओके, तो इस वैली में ये सिकाडा नाम का ये इंसेक्ट नहीं पाया जाता है। ओके, और इसीलिए पूरा रात भर ये वैली बिल्कुल साइलेंट, कीप क्वाइट। ओके, साइलेंट रहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइलेंट वैली। ओके, तो यहाँ पर भी सेम एक मूवमेंट हुआ था 19। तो ये मूवमेंट कब हुआ था मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साइलेंट वैली का मूवमेंट कब हुआ था? ओके, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला था बट वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब मतलब इस वैली को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, जंगल को नहीं काटा गया। और उसी 1984 डेट में ही साइलेंट वैली को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कब मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट कब होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68,
Ozone is formed in the upper atmosphere by photochemical reactions with, okay, ओजोन जो फॉर्म होता है सबसे ऊपर का एटमॉस्फेयर जो है वहां पे एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है विथ, तो किसके साथ मिलकर के ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है? ऑप्शन नंबर वन, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज या यूवी रेडिएशन से। ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड रेडिएशंस या इसको शॉर्ट नेम आईआर, ओके, और अल्ट्रावायलेट को यूवी रेज या यूवी रेडिएशंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विजिबल लाइट, एक ऐसा लाइट जिसको देखा जा सके, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, यूवी रेज से मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है और ओजोन लेयर के एटमॉस्फेयर के सबसे अपर पार्ट पे, तो ये है यूवी रेज। क्वेश्चन नंबर 69, Minamata disease. Okay, Minamata disease is caused due to the pollutions by, Minamata एक किस्म का डिजीज है जो कि जापान में फैल गया था। ओके, तो किसके जरिए ये फैला था? ऑप्शन नंबर वन, लीड यानी सीसा, ऑप्शन नंबर बी, पैन, ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी, या ऑप्शन नंबर डी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो मीनामाटा जो डिजीज फैल गया था ये मर्क्यूरी, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, ओके, उर्दू में पारा बोलते हैं। तो मरकरी से बीमारी फैला था, मिनामाटा डिजीज। मरकरी का जो फॉर्मूला याद रखें, Hg, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा भी दे देगा मिनामाटा डिजीज कॉज बाई, तो इन सबों का फॉर्मूला दे देगा। ओके, ये ऐसा हुआ था, रीट के एग्जाम में पूछा गया था कि मिनामाटा डिजीज से कौन सा बीमारी फैलता, यानी किसके जरिए कौन एलिमेंट से मिनामाटा डिजीज फैलता है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं लिखा हुआ था, बल्कि वहाँ पे ये लिखा हुआ था फॉर्मूला, तो आप लोग फॉर्मूला भी जान के रखिए। मर्करी का फॉर्मूला Hg, ओके। इसी तरह आप लोग गोल्ड का फॉर्मूला, सिल्वर का फॉर्मूला, जो बेसिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है, इन सब का फॉर्मूला भी आप लोग को जैसा लर्न करके रखना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर से। ओके, मिनामाटा ये एक जगह का नाम है जापान में, और मर्करी क्या होता है कि वहाँ के पानी में मिल जाता है, जिससे जितने लोग मतलब ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी पी लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके बॉडी में मर्करी फैल जाता है और ये बीमारी हो जाता है, जिससे बहुत सारे मतलब डेथ कॉजेज भी हुआ था। ओके, इसी वहीं से फेमस हो गया मिनामाटा डिजीज। नेक्स्ट वन इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। ओके, सरदार सरोवर एक डैम है, ये प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? ऑप्शन नंबर वन, गंगा, ऑप्शन नंबर बी, यमुना, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, या ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपको नर्मदा रिवर। ओके, सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है ये नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है। तो नर्मदा रिवर कहाँ बहता है और कहाँ से निकलता है? तो नर्मदा रिवर आपको मिडिल, जो हिंदुस्तान का जो मिडिल एरिया, इंडिया का जो मिडिल पार्ट है, ओके, वहां से निकलता है और ये बहता है बहरे अरब, दैट मीन्स अरेबियन सी में ये जाके गिरता है, और ये वेस्टर्न फॉलो रिवर है। ओके, जो इंडिया में, जैसे ये इंडिया के नीचे का पोर्शन है, तो यहाँ पे ये बहता है नर्मदा रिवर, और यहाँ पे है अरेबियन सी। ओके, तो ये वेस्टर्न यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली है, हिंदुस्तान के पश्चिम की तरफ बहने वाली ये नदी है। क्वेश्चन नंबर 71, द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऑकर्ड इन, यानी अब तक के हिस्ट्री में, अब तक के यानी 19th सेंचुरी तक, 2000 तक सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कब तो नहीं, बस कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर वन, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी, भोपाल, ऑप्शन नंबर सी, चेरनोबिल, या ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हुआ था चेरनोबिल। ओके, चेरनोबिल जो कि नाउ एट प्रेजेंट ये भी यूक्रेन में है। ओके, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, कीव इसका कैपिटल है। तो ये चेरनोबिल में ये अप्रैल के मंथ में, आई थिंक 4 अप्रैल, यस, अप्रैल के मंथ में 1986 को चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से ये फेमस है। ओके, बहुत ही खतरनाक ये रिएक्टर फट, मतलब कि इसमें धमाका होता है और मैक्सिमम कैजुअलिटीज भी होता है। भोपाल भी इंडिया में बहुत फेमस है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से ये फेमस है। 3 दिसंबर के रात में और 4 दिसंबर के मॉर्निंग में, यानी लेट नाइट में होता है 1984 को। ओके, भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पे ये एक फैक्ट्री में आग लग जाता है, जिस जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से फेमस है। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का गैस फट जाता है। ओके, और वो एक मतलब अमेरिकन बेस्ड कंपनी था, यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कि फर्टिलाइजर्स तैयार करता था, तो उससे फिर बैन लग जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर का सबसे जो लोवेस्ट लेयर है उसका नाम क्या है?
ऑप्शन नंबर 1 मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फीयर या ऑप्शन नंबर डी आइनोस्फीयर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का जो सबसे लोवेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 73, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया इन, यानी इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में हुआ, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1936 में जिम कॉर्बेट मतलब को बुलाया गया था इंग्लैंड से। कुमाऊं नाम का वहाँ पे एक विलेज था, उस विलेज में क्या होता है कि टाइगर लोगों ने हमला कर देता है, ओके, और जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता है उनको शूट करने के लिए, उन्हीं के नाम से ये रख दिया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ है। राजा जी नेशनल पार्क ये आपको हम बता दे रहे हैं यूपी में, ओके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके यानी उत्तराखंड। काजीरंगा नेशनल पार्क है आपको असम, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह से एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में बता दीजिए डिटेल्स आपको। तो सबसे जो बताया गया लॉवेस्ट लेयर, तो लॉवेस्ट लेयर जिसे ये हमारा अर्थ, तो अर्थ से 2500 किलोमीटर पे, मतलब कि पूरा यहाँ तक 2500 किलोमीटर पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो सबसे जो लॉवेस्ट जो लेयर है इसका नाम क्या है? यहाँ पे यही है ट्रोपोस्फेयर, ओके। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद यहाँ पे थर्मोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है 8 से लेके 15 किलोमीटर, फिर यहाँ से 50, फिर 50 से 200 तक, ऐसे ये किलोमीटर है। ये सब था कुछ बेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, कब लागू हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 1976, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1986 या ऑप्शन नंबर डी 1988। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है इंडिया में 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर, तो इसी तरह आप लोग बहुत सारा टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था, ओके, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ था, तो इस सब का मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, या वीडियो के लिस्ट में या प्ले लिस्ट में जाके इन्वायरमेंटल के प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एन एक्वेरियम, ओके, इज एन डैश इकोसिस्टम। एक्वेरियम एक इकोसिस्टम किस टाइप का इकोसिस्टम है? ऑप्शन नंबर 1 एक्वेटिक, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ रेगुलेटिंग या ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल या ऑप्शन नंबर डी ANC। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी ANC, एक्वेटिक और आर्टिफिशियल। तो एक्वेरियम मतलब कि एक्वेरियम क्या है? एक आर्टिफिशियल इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक्वेरियम एक इकोसिस्टम है, ओके। नेचुरल जो कि नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो आपको मतलब कि फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। तो इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल एक्वेरियम कहाँ है? याद रखिएगा रांची में, ओके। झारखंड का जो कैपिटल है रांची में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 76, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन द ड्राई प्लेस, एक ऐसा प्लांट जो कि सूखे जगह पर होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोफाइटिस, ऑप्शन नंबर बी मेसोफाइटिस, ऑप्शन नंबर सी होलोफाइटिस या ऑप्शन नंबर डी एक्सोफाइटिस, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एक्सोफाइटिस। एक ऐसा प्लांट जो कि सूखा जगह पे, जहाँ पे पानी का मिकदार बहुत ही कम रहता है, यानी रेगिस्तान एरिया में, डेजर्ट्स एरिया में, तो उसको बोलते हैं एक्सोफाइटिस। तो वहाँ पे आपको इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं, कैक्टस नामी एक प्लांट है, यहाँ पे होता है कैक्टस, इसका ये होता है। इसके अलावा आपको बबूल, ओके, बबूल का पेड़ वहाँ पे होता है रेगिस्तान में। इसका अगर फ्रूट में आइएगा तो वाटरमेलन, ओके। और एनिमल रेगिस्तान एरिया में कौन कौन से एनिमल? शिप ऑफ डेजर्ट जिसे आपको मालूम है, कैमल को बोलते हैं, ओके। इसके अलावा कुछ चेमेलियन, कुछ छिपकली वगैरह, रैटल स्नेक भी पाया जाता है रेगिस्तानी एरिया में। क्वेश्चन नंबर 77, द प्रोसेस दैट कॉज वेयरिंग वेयरिंग अवे wearing away and transportations of particles of rock soil is called, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कि मतलब एक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि छोटा छोटा पार्टिकल होता है रॉक से, छोटा छोटा जो टुकड़ा बनता है सॉइल, तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सैलिनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सॉइल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी इरोजन या ऑप्शन नंबर डी लैंडस्लाइड,
ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इरोजन, यानी मिट्टी के कटाव, यानी कोई एक बड़ा एक चट्टान है, ये मतलब कि डे बाय डे हल्का फुल्का करते करते इसका मतलब कि अभी इतना बड़ा है, 50 साल बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा होता है, इससे छोटा छोटा जो होता है पार्टिकल्स बन जाता है, इसी से छोटा 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 मट्टी बन जाता है। ओके, लैंडस्लाइड जो जमीन धंसता है, सॉइल फॉर्मेशन जो के मतलब नया मट्टी बनता है बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ के, टूट के, ओके, ब्रोकन आउट होके। क्वेश्चन नंबर 78, ऑल कंज्यूमर्स आर, सभी कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर बी कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर सी हेट्रोट्रॉप्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हेट्रोट्रॉप, जितने भी कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर को जो खाते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स। ओके, अब इसके फिर दो टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जितने भी कंज्यूमर्स है वो अपना गेजा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे पे डिपेंड रहते, तो उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जो अपना गेजा खुद तैयार करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, ये और कार्निवोरस जो मतलब कि मांस खाते हैं, जो मतलब कि गोश्त खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस। और हर्बीवोरस बोलते हैं जो सब्जी पाला यानी सब्जी या ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, सॉरी हर्बीवोरस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 79, द द कन्वर्सेशंस ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट, एक ऐसा प्रोसेस जो कि कन्वर्ट होता है एमिनो से नाइट्रेट, तो ये किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डीनाइट्रिफिकेशंस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिफिकेशंस, ऑप्शन नंबर सी एमोनिफिकेशंस, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोफिक्सेशंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशंस। एमोनिया से नाइट्रेट में जो पार्टिकल्स टूटेगा उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशंस। ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस में ह्यूमन को क्या कहते हैं? तो ह्यूमन क्या देखें, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, क्योंकि ये सब्जी पाला भी और मतलब कि गोश्त भी खाता है। क्वेश्चन नंबर 80, मैटर मस्ट बी रिसाइकिल्ड अगेन। ओके, मैटर मस्ट बी रिसाइकिल्ड अगेन एंड अगेन बाय एन इकोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कोई एक ऐसा मैटर जो कि बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है, तो इसको इकोलॉजिकल प्रोसेस में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी बायोकेमिकल साइकिल, या ऑप्शन नंबर डी एनर्जी फ्लो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बायोकेमिकल साइकिल। क्वेश्चंस में 81 देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। डैश इज कंजर्व्ड इन जल्दापारा सेंचुरी, यानी जल्दापारा सेंचुरी में क्या कंजर्व किया जाता है, क्या प्रोटेक्शन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 राइनो, ऑप्शन नंबर बी नीलगाय, ऑप्शन नंबर सी हंगोल, या ऑप्शन नंबर डी क्रोकोडाइल। तो जल्दापारा सेंचुरी में राइनोसोरस, वन हॉर्न एक सींग वाला राइनोसोरस को कंजर्व किया जाता है। तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द ईवीएस। ओके, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और किसी भी किस्म का डाउट दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।